साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मोटिवेशन कोट के साथ हम अपना एक सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। दुनिया जिसे कहते हैं एक जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं एक जादू का खिलौना है। जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ें हमारे पास होती है अक्सर हमें उनकी कदर नहीं होती है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड था ये कोट। तो दोस्तों जो अपने पास है दोस्तों उसी पर ध्यान दें, उसी से संतुष्ट रहें, वो काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जब ये सोचेंगे आप ये पाएंगे कि हमारे पास जो है वो एक्चुअली में कई लाखों के पास नहीं है दोस्तों। तो इससे आपको ज़रूर ही खुशी मिलेगी। अक्सर हमें दुख तब मिलते हैं दोस्तों जब हम ये सोचते हैं कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमें उस चीज़ का कंपेरिजन करना है दोस्तों कि जो हमारे पास है तो अन्य के पास क्या नहीं है दोस्तों। तो हमें निश्चित तौर से खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों मैं इस पर करना चाहता हूँ कि आखिर हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है दोस्तों। आज का ये मेरा सेशन समझ लीजिए दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास है ऐसी जो आज की मैं एजुकेशन से रिलेट कर रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले तो मैं सिर्फ दोस्तों सिलेबस बता रहा था, यूपीएससी क्या है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। लेकिन आज से दोस्तों मैं अपनी एक रियल क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आज ये मेरी स्ट्रेटजी की पहली क्लास है। स्ट्रेटजी में दोस्तों कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, इन सब चीज़ों को बात करेंगे। ठीक है, आज से तो पहले देखिए दोस्तों, हम आपको जैसे कि सिलेबस मेंस और प्री का दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले सारी चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि आपकी क्या है वीडियोस कम से कम रहे, आप लोग को दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं सर जो है कॉपी करता हूँ क्या करता हूँ, सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं पहले लिख देता हूँ ताकि वीडियो कम ज़्यादा लेंदी ना हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी कि सबसे पहले तो सर हम प्री की रणनीति एक अच्छी सी बनाएंगे, ताकि सबसे पहले दोस्तों जब हम प्री निकालेंगे इसके बाद ही तो मेंस को फिर रिटर्न करेंगे आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले पिलर देखते हैं हम। यूपीएससी के 6 सब्जेक्ट है, 6 पिलर ऑफ यूपीएससी। मैंने दोस्तों यहाँ पर जैसे कि लिख दिया है 6 पिलर ऑफ यूपीएससी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 6 पिलर मीन्स है कि ऐसे से 6 सब्जेक्ट हैं। अगर दोस्तों आप इस पर अपना कमांड बना लेते हैं दोस्तों, अच्छे से कमांड बना लेते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए आपका 99% कितना दोस्तों दिया, 99% आपका काम हो गया दोस्तों। सिर्फ 1% यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों अन्य विषय दोस्तों। ये दोस्तों अन्य विषय जो है आपकी प्री में काफ़ी मायने रखती है। ये मान के चलिए अन्य विषय आपका ये मान के चलिए 15% मायने रखता है। और प्री में दोस्तों यहाँ पर पहले चलिए दोस्तों, और ये आपका 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय। ठीक है, ये चारों विषय सिर्फ ये चारों विषय ये सिर्फ आपके प्री में आएंगे दोस्तों। प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 85% कितना दोस्तों 85% मायने रखते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों एथिक्स और ऑप्शनल ये सब सिर्फ मेंस में काम आएंगे, आपके प्री में इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने 6 पिलर ऑफ यूपीएससी आपको बताया। तो 6 पिलर कौन कौन से हैं? पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी मीन्स भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, एथिक्स है और आपका ऑप्शनल है दोस्तों। लेकिन सिर्फ अगर हम प्री में देखें कौन कौन से, तो प्री में सिर्फ सर 4 पिलर आप मान सकते हैं। 4 पिलर कौन से? पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। सिर्फ ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे प्री में, और नीचे जितने भी मैंने सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये वेटेज कितना रखते हैं? सिर्फ 15% का। और दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट वेटेज आपका रखते हैं 85% का। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इनको पिलर्स कहा, ये मेन पिलर्स हैं दोस्तों। अगर आप इन पे कमांड कर लेते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आपका प्री निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जितने अन्य सब्जेक्ट मैंने बताए हैं आपको, ये सारी चीज़ें करंट से रिलेट करके आपको पढ़नी है। आपको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उतना मैच नहीं करेगा, इसलिए आपको करंट अफेयर्स मजबूत करना होगा, क्योंकि ये ऐसे सारे क्वेश्चन करंट से अक्सर ही पूछे जाते हैं रिलेट करके, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करंट के माध्यम से क्या है कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों कि हम चाहेंगे कि सबसे पहले पॉलिटी हम सोचते हैं पहले पढ़ें, फिर हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर एथिक्स पढ़ेंगे, फिर ऑप्शनल पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपका ये 4 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करा देता हूँ तो आपका प्री का काम हो जाएगा। ठीक है, और जब जैसे ही आपका प्री का काम होता है दोस्तों
हो या ना हो दोस्तों, पढ़ना तो हमें सब कुछ है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं हम। एथिक्स सर बहुत लेंदी एथिक्स नहीं है और बहुत टफ भी एथिक्स नहीं है, ठीक है। एथिक्स में उतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा जितना कि अदर सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे बढ़िया दोस्तों आपको ऑप्शनल अपना मजबूत करना होगा दोस्तों, क्योंकि सर ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, आपको एक फाइनल सीट दिला देगा, ठीक है। तो ऑप्शनल को आपको मजबूती से पढ़ना है। अगर यकीन मानो दोस्तों, तो मैंने जो 6 पिलर बताए ना, ये 6 सब्जेक्ट पे आप जितना अच्छा कमांड कर लेते हैं दोस्तों, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अन्य विषय जो है दोस्तों, आपको बस सरसरी निगाहों से इन सबको देखना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये कितना वेटेज रखते हैं, तो इनके वेटेज के हिसाब से इन पे मेहनत देना है, इन पे अपना टाइम इन्वेस्टमेंट देना है, ठीक है। नहीं तो सर पता लगा दोस्तों यहाँ पर 85% है और मेहनत आप यहाँ पर 85% कर दिए और 15% वही कर दिए यहाँ पर ना बेटा, तो वही रिजल्ट आएगा। 15% लेकर भाग आएंगे और बोलेंगे सर मैं तो पहले ही बोल रहा था कि भैया आइए जैसा नाम सुना था वैसा है भी, ठीक है। तो अगर स्ट्रैटेजी आपकी सही नहीं होगी, रणनीति आपकी सही नहीं होगी दोस्तों, तो जैसा आप सोच रहे हैं ना आपके साथ वैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहेंगे, सारी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा दोस्तों। अब चलिए अब मान लिए दोस्तों, हम सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी में क्या है दोस्तों, मैपिंग का काम रहता है। तो मैपिंग का काम है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों। तो डिजिटल बोर्ड में अगर नहीं है दोस्तों, तो अगर हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं दोस्तों, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो फिनोमिना जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है दोस्तों, और सारी चीज़ें काफ़ी मैपिंग का काम आता है ज्योग्राफी में। तो उनको सबको पढ़ाना काफ़ी टफ होगा बिना डिजिटल बोर्ड के। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं दोस्तों पॉलिटी पढ़ाऊँगा, फिर हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतना मैपिंग का काम नहीं है, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। और पॉलिटी दोस्तों कितना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। तो पॉलिटी को हल्का में ना लें दोस्तों, क्योंकि हमें पढ़ना तो सब कुछ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी चीज़ों से स्टार्ट की जाए। पॉलिटी से करेंगे, फिर हिस्ट्री से करेंगे, फिर ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर सारी चीज़ों पे आएंगे दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, हम सोच रहे हैं पॉलिटी की तरफ मूव करेंगे और फिर इसके बाद सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम। तो चलिए दोस्तों, हम सारी बातें कर चुके थे कि अब हम पॉलिटी के लिए एक रणनीति बनाएंगे। तो दोस्तों पॉलिटी के लिए हम क्या एक रणनीति देखेंगे, कौन सी सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी जो हमें पॉलिटी को सही से अच्छे से बिल्कुल डीप में कोई भी चीज़ छूटने ना पाए और इस लेवल का हो कि हम यूपीएससी के पास साथ टक्कर ले सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटी को आखिर पूछा कहाँ कहाँ जाता है पूरी यूपीएससी के फेजेस में, पूरे यूपीएससी के एग्ज़ाम में आखिर कहाँ कहाँ पॉलिटी को पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है दोस्तों। तो प्रीलिम्स की बात करेंगे तो दोस्तों प्रीलिम्स में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। लगभग 100 क्वेश्चन में से पॉलिटी मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन के रेंज में पूछी ही जाती है दोस्तों। 20 क्वेश्चन का आप एवरेज पकड़ के चलिए, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये तो प्रीलिम्स में आपका एक टॉपिक है संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोस्तों, ये पूरा प्रीलिम्स में आपका एक टॉपिक है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स की दृष्टि से ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये मेंस में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मेंस में भी। तो मेंस में दोस्तों इसको 2 पेपर में महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। एक तो है कि जीएस फर्स्ट में, ठीक है। जीएस फर्स्ट में क्या है दोस्तों, आधुनिक इतिहास है। अगर दोस्तों मेरा आप लोगों ने पिछला वीडियो ना देखो दोस्तों, इसमें मैंने मेंस के पूरे सिलेबस को डिटेल से डिस्कस किया सर, कितना मेरिट जाएगी दोस्तों, मतलब प्रीवियस ईयर में कितनी मेरिट गई, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो इसमें सारे, अब इसमें मैं ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। तो जीएस फर्स्ट में दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास आता है दोस्तों, और वहाँ पर हम उस आधुनिक इतिहास में क्या देखेंगे दोस्तों कि संविधान का संवैधानिक विकास हम लोग देखते हैं। तो जीएस फर्स्ट में, मेंस में जीएस फर्स्ट में भी ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और जीएस सेकंड में तो दोस्तों पूरा पॉलिटी ही है, शासन है, संविधान है और राज्य व्यवस्था है दोस्तों। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पॉलिटी दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्या ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटरव्यू में क्या इसका है। तो इंटरव्यू में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, 100% कन्फर्म नहीं है दोस्तों पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रश्न कुछ पॉलिटी से पूछ लिए जाएँ दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों शासन प्रशासन की बात है। और अगर आपको राज्य व्यवस्था के बारे में नहीं पता, अपने देश के बारे में
कानून नहीं पता है दोस्तों, अपना संविधान ही नहीं पता, तो आप कौन सा शासन कौन सा प्रशासन चलाएंगे दोस्तों। तो इसलिए ये इंटरव्यू की दृष्टि से भी काफ़ी मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों कि हम तो देख चुके दोस्तों कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेज में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, दूसरी बार हम देखेंगे कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर तीसरा मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस टाइप से आपसे इस पर वार्तालाप हो सकती है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पॉलिटी से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने सर इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीलिम्स से उठा के दिए दोस्तों, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, ऐसे मैंने कोई अपने मन से मनगढ़ंत प्रश्न नहीं गढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो प्रीलिम्स में दोस्तों देखिए किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मैं पहले प्रश्न की अगर बात करूँ दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, एकदम बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं दोस्तों प्री में। तो ये क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, और आपके ऑप्शन है दोस्तों लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, और राज्यसभा के प्रति, और प्रधानमंत्री के प्रति। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे बताइए। अगर जिसको आता है दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, वरना मैं तो बताने वाला हूँ ही, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सही होगा लोकसभा के प्रति। जी हाँ दोस्तों, हमारी क्या दोस्तों एक संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में दोस्तों 5.5 लगभग 545 सीटें निर्वाचित होती हैं दोस्तों, उसमें से हमारे लगभग 75% लगभग 75 सीटें जो हैं, ठीक है, 75 मतलब कितना 75 सीटें हमारी लोकसभा में मतलब मंत्रिपरिषद बनता है दोस्तों, जिसमें 75 मंत्री रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और वही मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों जिसमें 75 मंत्री रहते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदारी है दोस्तों, वो किसके प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी दोस्तों। ये सारे आपको ऑप्शन देके, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीकी के ऑप्शन है दोस्तों, तो बच्चे कन्फ्यूजन में आके ये मार देते हैं कि शायद प्रधानमंत्री के प्रति होंगे, शायद राष्ट्रपति के प्रति होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन कर देती हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें एकदम क्लियर क्रिस्टल करा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों बच्चे कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें तैयारी करवाऊँगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। शादी के अधिकार को किस अनुच्छेद में, मतलब शादी का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों, क्या है, शादी का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो दोस्तों ये देखिए एक आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये करंट से भी रिलेटेड है, और करंट कहाँ से बना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय दिया था इस मामले में, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न देखिए कैसे आया है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो शादी का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों, तो ये है आर्टिकल 21 में दोस्तों। अब बच्चे दोस्तों अक्सर बच्चे आर्टिकल 19 मारते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व आज़ादी है दोस्तों। तो आर्टिकल 19 हम मारते हैं दोस्तों, उन्हें लगता है कि शादी करना हमारी अभिव्यक्ति है, ठीक है। अभिव्यक्ति नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, हमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हमें मिलती है। तो दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता मीन्स अगर सर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारी बॉडी है और कौन इसे टच करेगा, ये मैं ही डिसाइड करूँगा, तो शादी में तो यही होता है दोस्तों, ठीक है। शारीरिक संबंध तो बनेंगे ना शादी के बाद, तो क्या है, तो ये हमारी प्राण दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 है, तो इसी के अंतर्गत आती है हमारी शादी का अधिकार, ठीक है। ऐसे मैं आपको आगे चल के और डिटेल से सब सारी चीज़ें दोस्तों, ये सब फंडामेंटल राइट्स की चीज़ें हैं दोस्तों, मूल अधिकारों की चीज़ें हैं। मूल अधिकार तो दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे पूरे संविधान का, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। फिर ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आपके लिए हवा लगेंगे, उसमें जब आप मुझसे पढ़ के यहाँ पर आएंगे फिर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों जगह नहीं थी तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ठीक है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल मतलब पहला ऑप्शन है आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल 15,
फिर आर्टिकल 20 है दोस्तों, और इसमें भी हमारा जो ऑप्शन सही है आर्टिकल 21 है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 21 हमारा सही दोस्तों। निजता का अधिकार मतलब दोस्तों प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या, कोई चीज़ें मैं छुपाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई देखना, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, हमारा निजता का अधिकार। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में ये भी आता है दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई हैं दोस्तों, अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद मेंस के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्री में देख चुके थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अब हम देखेंगे कि मेंस में किस प्रकार के प्रश्न पॉलिटी से आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर से ही भी आया था, 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस में आया था। वो आया था कि उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं और उपयुक्त उदाहरण के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो 2021 में यूपीएससी ने मेंस में पूछा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मेन टॉपिक है, यहाँ पर विधान परिषदों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, जो कि क्या है दोस्तों, हमारे राज्यों में होती हैं विधान परिषदें। ठीक है, तो इनके बारे में सारे प्रावधान हमारे संविधान में किस टाइप से हैं, उन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है दोस्तों। तो विधान परिषदों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार, ये तो आप टाइप देख चुके, एक बार हम इसको आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर कैसे लिखेंगे। ये तो दोस्तों जस्ट एक डेमो है, ठीक है, और मैं इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, क्लासेस चलने लगेंगी दोस्तों, तो मैं उस समय आपको और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा दोस्तों। फिलहाल मैं एक आपको हल्का से एक आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं हाउ टू राइट आंसर। ठीक है, हम देखेंगे कि आखिर आंसर को कैसे लिखते हैं मेंस में। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पहला स्टेप होता है कि हम एक भूमिका बनाएंगे दोस्तों। भूमिका कैसे बनाएंगे दोस्तों, टॉपिक का उल्लेख करें। पहले क्या ट्रिक है दोस्तों, टॉपिक का उल्लेख करें। कौन सा टॉपिक इस प्रश्न में उठाया गया है कि विधान परिषदें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि विधान परिषदें आखिर होती क्या हैं दोस्तों। तो चलिए हम वहाँ पर टॉपिक का उल्लेख कैसे करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम बता दें दोस्तों, सबसे पहले हम बता सकते हैं कि भारत में एक द्विसदनात्मक प्रणाली अनुसरण की जाती है। जैसा कि संसद में हमारे एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी हमारे एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है दोस्तों। जो संसद की लोकसभा है वो राज्यों के विधानसभा के बराबर है, और जो संसद की राज्यसभा है दोस्तों वो विधानसभा के विधान परिषद के बराबर है दोस्तों। ठीक है, राज्य के विधान परिषद के बराबर संसद की राज्यसभा है दोस्तों। तो एक आप टॉपिक का उल्लेख ऐसे कर सकते हैं। तथा कुछ डाटा में क्या है दोस्तों, हम बता सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो विधान परिषद रखते हैं दोस्तों। तो ऐसे 6 राज्य हैं दोस्तों जो विधान परिषद रखते हैं दोस्तों। 6 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखिए, जगह नहीं है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका यूपी हो गया, ठीक है, आपका बिहार हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटक हो गया दोस्तों, आपका तेलंगाना हो गया दोस्तों। ठीक है, और कितना हुआ, ठीक है, तो आपकी कितने 3 2 5 स्टेट हैं दोस्तों, और एक स्टेट और दोस्तों मुझसे मिस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 5 स्टेट ये हैं आपके, और एक है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये एक मिस हो रहा था, एक है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 स्टेट हैं जो आपकी विधान परिषदें रखते हैं दोस्तों। 6 स्टेट आपके क्या है, विधान परिषदें रखते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया, आप टॉपिक का उल्लेख कर दिए तथा आपने कुछ डाटा को कोट कर दिए दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इसके संवैधानिक मतलब संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं इस टॉपिक को लेकर, अर्थात विधान परिषद को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या टॉपिक हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 169 के तहत है दोस्तों। और 169 आर्टिकल हमें क्या शक्ति देता है दोस्तों, संसद को आर्टिकल 69 ये शक्ति देता है, या ये अधिकृत उसे करता है कि वो विधान परिषद का निर्माण या विघटन कर सकेगा, लेकिन
जब उसे राज्य अपनी सहमति प्रदान करेगा, वो भी 2/3 मतलब जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं दोस्तों। ये विशेष बहुमत क्या होता है ये हम क्लास में आगे सीखेंगे, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा दोस्तों, जब उसे विशेष बहुमत से अपनी अनुमति दे देगा दोस्तों, तो क्या है वो फिर संसद ये चीज़ विधान परिषद जिस राज्य में नहीं है वहाँ पर बना देगी। अगर विशेष बहुमत से राज्य ये कह देता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद है उसे हटा दीजिए, तो वो संसद हटा भी सकती है जब वो 2/3 बहुमत से अपनी सहमति दे दे दोस्तों। अभी आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये चीज़ें चल रही थी कि हम यहाँ पर अपना हटाने वाले हैं, ठीक है। ये करंट का न्यूज़ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर सीट का क्या मैटर है। जैसे कि विधान परिषद में दोस्तों मिनिमम 40 सीट होती हैं और मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है दोस्तों, जितना कि विधानसभा में सीट है उसका 1/3। जैसे कि मान के चलिए आपके विधानसभा में 90 सीट है दोस्तों, तो उसका 1/3 निकालेंगे तो हम 30 सीट आती है। तो वहाँ पर आपके विधान परिषद की सीट 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो आप कितना चीज़ें उल्लेख कर दिए, आप टॉपिक का उल्लेख कर दिए, आपने कुछ डाटा बता दिए कि 6 राज्यों में हमारी विधान परिषदें चलती हैं। तीसरी बता दिए कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है इसको लेकर। तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक अच्छी भूमिका आपकी बन गई। तो चलिए अब आगे हम थोड़ा सा इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एक पैराग्राफ का थोड़ा सा पैराग्राफ अपना चेंज करेंगे और आगे बताएंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे विधान परिषदें, ठीक है, चुनी जाती है, इनके सदस्यों का चुनाव क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि स्थानीय संस्थाएं, यहाँ पर सदस्यों का चुनाव कैसे दोस्तों, यहाँ पर तो डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर चुनाव कैसे होता है वो हम देखेंगे। स्थानीय संस्थाएं जैसे जिला बोर्ड हो गया दोस्तों, म्यूनसिपालिटी हो गई, इन सब के सदस्य मिलकर 1/3 सदस्य इसके चुनेंगे, ठीक है। और विधानसभा के सदस्य जो दोस्तों MP हैं दोस्तों, मतलब MLA हैं दोस्तों हमारे विधानसभा में, उनके सदस्य दोस्तों जो विधायक हैं वो दोस्तों 1/3 को चुनेंगे, ठीक है। तो 1/3 को वो चुनेंगे। फिर स्नातक ग्रेजुएशन दोस्तों, जो उस राज्य में जो ग्रेजुएट्स हैं जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं दोस्तों, वो भी 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं दोस्तों। और ऐसे दोस्तों हायर सेकेंडरी या उच्च संस्थानों के शिक्षक यानी टीचर दोस्तों, जो हायर सेकेंडरी से ऊपर के टीचर हैं जो 3 साल पहले से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो भी 1/12 का चुनाव करेंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों राज्यपाल 1/6 लोगों का चुनाव करेंगे, वो भी किस फील्ड से होंगे, जैसे शिक्षा हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया दोस्तों, कला हो गया, इन सब क्षेत्रों से राज्यपाल सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, इतना पॉइंट हम डिस्कस करने के बाद फिर एक पैरा चेंज कर देंगे दोस्तों, और फिर आगे हम देखेंगे कि विधान परिषदों का कार्य क्या है दोस्तों, उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसकी निगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो क्या है, विधान परिषद आखिर बताओ दोस्तों बनाई क्यों जाती है। जैसे कि विधानसभा में क्या है, जैसे कि मान लीजिए चलिए संसद की बात कर लें, संसद में आपने सुना होगा एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा का बनाने का क्या मतलब, जब लोकसभा थी तो लोकसभा राज्यसभा इसलिए बनती है दोस्तों ताकि क्या है, लोकसभा को राज्यसभा जल्दबाजी से रोक सके। जल्दबाजी मतलब क्या दोस्तों, कोई कानून ऐसा हो जो दोस्तों संसद जल्दबाजी में बनाना चाहती है, हो सकता है जल्दबाजी में उससे कोई गलती हो जाए दोस्तों, तो इस मामले में राज्यसभा अपने पास उस बिल को पेंडिंग रख लेगी दोस्तों। जब तक सही से निर्णय फैसला सब लोग की सहमति नहीं हो जाएगी तब तक को कानून पारित नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छा उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि वो जल्दबाजी से रोकती है किसको, विधानसभा को, मतलब ठीक है। तो विधानसभा को जल्दबाजी से रोकती है। और दूसरी दोस्तों क्या इसकी क्वालिटी है दोस्तों, निरंकुशता पर रोक। कोई ऐसा कानून आ गया जो दोस्तों जो सबके हित में नहीं है, जो सिर्फ लोकसभा या MLA के हित में है दोस्तों, या और कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या है, निरंकुश होने से रोकेगी दोस्तों अपनी मनमानी, ताकि उच्च संस्थाएं मतलब विधानसभा हो या लोकसभा अपनी मनमानी ना कर सके, उनके निरंकुशता पर रोक लगाती है। और तीसरी दोस्तों इसकी क्वालिटी क्या है दोस्तों, विशेषज्ञ संस्था। विशेषज्ञ संस्था क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो इसको मन में आया उसको चुन लिया जा रहा है, मतलब जो अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं उन्हें यहाँ पर चुना जाता है, तो ये इसलिए इसको विशेषज्ञ संस्था कहते हैं दोस्तों। तो ये इसकी 3 खूबियाँ हैं दोस्तों। अब इसके हम कमियाँ देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अच्छे कानूनों में भी ज़्यादा समय, कोई कानून ऐसा आ जाता है दोस्तों जो लोकसभा या विधानसभा चाहती है कि उसको जल्दी से जल्द पारित कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर ये लोग उसको बिल को पेंडिंग कर देते हैं, तो अच्छे कानून जल्दी से बन नहीं पाते। ये कमी मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम बात करें तो
सीमित शक्तियाँ। जी दोस्तों, उसके राज्य मतलब सर राज्यसभा कह लो चाहे आप यहाँ पर, चाहे राज्य में आप आके विधान परिषद कह लो, इनके पास उतनी पावर्स नहीं है जितनी वहाँ पर लोकसभा के पास है और राज्यों में विधानसभा के पास है दोस्तों। तो इनके पास सीमित शक्तियाँ हैं दोस्तों, इनके पास एक लिमिट टारगेट है, उससे ज़्यादा ये किसी बिल को रोक नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि आपने पास कर लिया है। तो ये इसकी एक कमी है। तीसरी कमी क्या है दोस्तों, हारे प्रत्याशी जो सत्ता पक्ष के हैं शामिल कर लिए जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों जैसे मान लीजिए आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, आपके कुछ सदस्य हार गए, किसमें मतलब विधानसभा के चुनाव में हार गए, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको जो हारे हुए सदस्य हैं उनको यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से मिलजुल कर देख रहे हैं दोस्तों, विधानसभा के सदस्य 1/3 कर रहे हैं, तो उनके जो विधायक जीते हुए हैं वही विधायक उनके 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो वो अपने ही सदस्यों के जो सदस्य हार गए हैं उनका फिर से चुनाव कर लेंगे दोस्तों। तो ये भी उसकी एक कमी है दोस्तों। और चौथा क्या है दोस्तों, सरकारी बोझ मानते हैं दोस्तों कि ऐसी संस्थाओं को रहना उतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, तो इसलिए इसको एक सरकारी बोझ भी मानते हैं कुछ लोग। ठीक है, और पाँचवा है दोस्तों, सीएम बन सकता है इसकी सदस्यता लेकर। अब मान लीजिए दोस्तों कोई सीएम मतलब मान लीजिए कि चुनाव में कोई आदमी हार गया, मतलब जो मेन कैंडिडेट था उसका हार गया, जो पार्टी का मुखिया था वो मान लीजिए हार ही गया, वो सीएम बनने वाला था। ठीक है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जी हार गई थी, तो क्या हुआ उस समय दोस्तों, तो इसमें क्या है, सीएम बन सकता है इसकी सदस्यता लेकर। तो वो क्या करेगा, जब विधानसभा का हार गया दोस्तों, तो यहाँ पर आके इसकी सदस्यता ले लेगा दोस्तों, और फिर सदस्य बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस में कर दी दोस्तों। तो ये एक अच्छा ट्रिक है आपके आंसर लिखने का। इन सारी चीज़ों को जब दोस्तों उसमें आप डालेंगे तो आपके एक बहुत ही बेहतरीन आंसर तैयार हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 250 शब्द में, कितना दोस्तों, 250 शब्द में लिखना था और 15 मार्क्स का था दोस्तों। ठीक है, कितना दोस्तों, 15 मार्क्स का ये आपका था। तो 250 शब्द से ज़्यादा यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों। ठीक है, तो 250 शब्द का 15 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छा तरीका यूपीएससी के मेंस में लिखने का क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैं आगे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आंसर्स में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक क्लियर करूंगा, इसके जब दोस्तों आपके पास एक अच्छी समझ होगी, एक फाउंडेशन आपका मजबूत होगा दोस्तों, आपके पास सब कुछ डाटा होगा उस बारे में, उस टॉपिक को लेकर, तो आप खुद ही एक बेहतरीन आंसर लिख पाने में सक्षम होंगे दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप निश्चित तौर पे लिख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ बातें हम और करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम सारी बातें कर चुके थे कि प्री में कैसे क्वेश्चन आए, मेंस में कैसे क्वेश्चन आए, कैसे हमने लिखे, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि आखिर प्रश्न कहाँ से यूपीएससी लाके हमको दे रही है, या कहाँ से हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, हम इस चीज़ को भी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ से प्रश्न यूपीएससी ला रही है पेपर में। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछ रही है दोस्तों, उस चीज़ को हम देखते हैं। एक तो संविधान से ही पूछ रही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दोस्तों, जो बीच में निर्णय आते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने निष्ठा का अधिकार क्वेश्चन आपको दिया था, वो कई संविधान पहले नहीं था दोस्तों, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो चीज़ें आ गई। ऐसे दोस्तों मैंने क्या बोला था, शादी का अधिकार किस आर्टिकल में है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही व्याख्या किया था, वो कहीं दोस्तों संविधान में लिखित नहीं है दोस्तों कि शादी का अधिकार इस आर्टिकल में है दोस्तों, तो वो भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया दोस्तों। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे निर्णय पेपर न्यूज़ में देता ही रहता है दोस्तों, तो वो करंट में आ जाती हैं, तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ के समझ में आएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाल ही में क्या रहे हैं दोस्तों। वहाँ से दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा कंडीशन रहे कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और तीसरा दोस्तों एक्ट या कानून से दोस्तों, जो गवर्नमेंट कोई नया एक्ट बनाती है दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ से कानून आ जा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे गवर्नमेंट एक्ट क्या है, हाल ही में बनाती रहती है दोस्तों, तो उस एक्ट में क्या प्रावधान है दोस्तों, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, करंट न्यूज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। कभी कभी न्यूज़ में ऐसे कुछ भी आता रहता है दोस्तों, जो चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट होगी वहाँ से दे देगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ देखते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था से दोस्तों। अरे दोस्तों राज्य व्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाद में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था क्या है दोस्तों, संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था है। मतलब जैसे दोस्तों संविधान है या कोई भी कानून है दोस्तों, अगर हम सिर्फ बना के रख दें, ठीक है, अगर संविधान में सारी चीज़ें मान लो बनी हैं और उसको हम लागू ही ना करें,
हम अगर संविधान को अपने लागू ही ना करें फिर संविधान बनाने का कोई औचित्य रह नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। तो संविधान को हमें सबसे पहले लागू करना होगा, तब जाके संविधान का उद्देश्य पूरा होगा दोस्तों। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोस्तों, जब हम संविधान को लागू कराने के लिए जो संस्थाएं जो कानून हमें लगते हैं दोस्तों, वो सब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था क्या है दोस्तों? संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है दोस्तों। तो संविधान को हम लोग लागू कैसे कराते हैं दोस्तों? हम देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं दोस्तों। एक तो है दोस्तों प्रशासन है दोस्तों। प्रशासन क्या है दोस्तों? जैसे कि पुलिस है हमारी, ठीक है, तो वो शांति व्यवस्था बनाए रखती हैं दोस्तों। तो ये बड़ी बात हुई कि नहीं हो गई? और सब दोस्तों कानून व्यवस्था बना रखती हैं, शांति व्यवस्था बना रखती हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती रहती हैं दोस्तों। तो व्यवस्था का संचालन हमारा प्रशासन करता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों? एक्ट बनाती है, मतलब कानून बनाती है दोस्तों। कुछ संविधान में कानून नहीं है तो हमें क्या है, संसद हमें अलग से एक्स्ट्रा कानून बना के देती है। भैया ऐसी चीज़ें संविधान में शायद उस समय ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत है तो हम लोग एक्ट ला रहे हैं और इस हिसाब से सारी चीज़ें संचालित होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, एक्ट बनाकर व्यवहार में लाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने क्या बोला कि शादी का अधिकार संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है दोस्तों, बाद में आया अधिकार। तो क्या है, गवर्नमेंट मान लो एक्ट बना दिया कि भैया जिसको जिससे मर्जी वही उससे शादी करेगा, कोई बीच में आके भाई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है अपने एक्ट में दोस्तों तो मीन्स नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा बोल के और रह जाए दोस्तों, तो आजकल सभी भैया बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें ना हो, इसलिए क्या है दोस्तों, स्ट्रिक्टली से कानून बनाती है और कानून से प्रशासन के माध्यम से संचालित करवाती है राज्यों या हमारे देश में, ठीक है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों क्या, निर्णय द्वारा, मैंने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले निर्णय देगा, फिर गवर्नमेंट उस पर एक्ट बनाएगी, फिर प्रशासन उसको संचालित करेगा दोस्तों, ठीक है। और अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं दोस्तों, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लिख दिया हूँ, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों। क्या है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ये क्या करती है, पर्यावरण से संबंधित मामलों को ही देखती है, सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखती थी। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से संस्थाएं मिलकर दोस्तों हमारे संविधान को व्यवहार में लाती हैं अथवा लागू कराती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पॉलिटी पढ़ने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, एक तो हम एनसीईआरटी पढ़ जाएं भैया, वेरी गुड। दूसरा हम पढ़ जाएं लक्ष्मीकांत का, सभी लोग सुने होंगे नाम और सही भी है लक्ष्मीकांत से। तीसरा है करंट, हम पढ़ें करंट में क्या कैसे कैसे कवर करें, न्यूज़ से पढ़ें, इंटरनेट की सहायता ले, गूगल की सहायता ले, इन सब चीज़ों से हम क्या है यहाँ से पढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों कि अन्य क्लासेज के नोट्स, कोई कोचिंग किया हो, कोई कहाँ किया होगा, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे तो नहीं कर पाए कोचिंग, नहीं तो मैं क्या यहाँ पे रहता दोस्तों। अगर सब लोग अफोर्ड कर पाते कोचिंग दोस्तों, अगर देश में सब लोग अमीर ही हो तो दोस्तों, अगर गरीबी इस लेवल पे ना होती कि बच्चे शिक्षा को भी अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, तो क्या मैं यहाँ पर आज होता दोस्तों? नहीं होता। इन सारी चीज़ों को दोस्तों मैं देखते हुए यहाँ पर हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। क्या करते आप, एक एनसीईआरटी मान लीजिए, एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत, सारी चीज़ें आप तो पढ़ेंगे दोस्तों में कोई, लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में दोस्तों बहुत सारे टर्म ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखेंगे जो आप खुद से पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ लगेगा, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। मैं आपको हड़का बहका नहीं रहा दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ते तो और अच्छी बात है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए भैया, मैं नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप जब पहली बार पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरी बार पढ़ेंगे दोस्तों, आपको काफ़ी सारी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको उतना क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं तो बोलूँगा भैया आप इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और साथ में दोस्तों अगर मेरी क्लास भी लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीज़ें आपको एक एक करके आपको इतनी डिटेल्स में समझाई नहीं जाएंगी, आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कराई जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर जो मैं फैसिलिटी अपने बच्चों को दे दूँगा दोस्तों, यहाँ पर कोई किताबें आपको दे नहीं पाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पर कमेंट मुझसे करके सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल करवा सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें तो नहीं मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी सोर्सेज हैं दोस्तों, मैं तो बोलूँगा सारे सोर्सेज पढ़ लो या ना पढ़ो दोस्तों, लेकिन मेरी क्लासेस क्या है रेगुलर लो दोस्तों। खास करके दोस्तों अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं। तो साथियों क्या है कि
अब तो भैया मैंने ठान लिया है कि चीज़ें अब तो फ्री में होनी तय हैं, मुझसे जितना बन पाएगा दोस्तों। यकीन मानिए अब अगर मैं दोस्तों एक बार आपने हाथ थाम लिया है ना तो आपको मंजिल तक ले जाऊंगा बेटे। मेरी दिक्कत यही है दोस्तों, अगर एक बार वादा कर दिया फिर छोड़ता नहीं। मेरे में यही दिक्कत है दोस्तों, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने आपका पकड़ लिया, फिर आप फिर से दोस्तों अगर आप बाद में छुड़ाना भी चाहेंगे ना तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, आप यकीन मानिएगा। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। अब हम क्या है कल से दोस्तों हम पहले चैप्टर की पॉलिटी का पहला चैप्टर हम लोग लेके आ रहे हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों हम बाद में और भी टीचर्स को हायर करेंगे जैसी हमारी कोचिंग परफॉर्मेंस रहती है और जैसा आपका साथ रहता है दोस्तों, उस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या क्या स्ट्रैटेजी लगानी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के बाद यही सेशन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।